यह कहानी शुरू होती है जोंग से, एक बेहद खतरनाक चालाक और टॉप लेवल एनएसआई एजेंट, और आज वह अपने अब तक के सबसे खतरनाक मिशन पर आया है, एक ऐसी मूर्ति को तस्करों से बचाने के लिए जिसकी कीमत करोड़ों में है। जोंग ऊपर से पूरी टीम पर नजर रख रहा होता है। तभी उसके सीनियर जॉन का कॉल आता है। जॉन सख्त लहजे में कहता है, किसी भी हाल में वह मूर्ति सही सलामत वापस आनी चाहिए। जोंग बस कॉपी दैट कहकर कॉल काटता है, लेकिन तभी गैंग का एक मेंबर उसे देख लेता है। बस फिर क्या, जोंग बिना टाइम वेस्ट किए उसे बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है और वह वहीं खत्म हो जाता है। इस हादसे से सारे गैंग मेंबर अलर्ट हो जाते हैं और तभी जोंग की शानदार एंट्री होती है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गैंगस्टर उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जोंग कोई आम इंसान नहीं है। उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और बिजली जैसी फुर्ती से वह सबको धूल छटा देता है। एक एक करके सारे बदमाश नीचे गिरते हैं। लेकिन तभी एक आदमी मौका पाकर मूर्ति और पैसे लेकर कार में फरार हो जाता है। जोंग फौरन बाइक पर सवार होकर उसका पीछा करता है और यहां से शुरू होता है एक तगड़ा कार चेंज सीन, स्पीड, स्टंट और एड्रेनालिन से भरपूर। जोंग बाइक से छलांग लगाकर उस कार की छत पर चढ़ जाता है, कांच तोड़कर अंदर घुसता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन तभी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती है और सबको लगता है जोंग भी गया। पर नहीं, उसी आग के बीच से जंग निकलता है। एक हाथ में मूर्ति, दूसरे में वह आदमी। क्या ही सिनेमैटिक मोमेंट है। अब सीन कट होता है एनएसआई ऑफिस पर, जहां जॉन उस मूर्ति को ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ था। जंग को अचानक याद आता है, उसने जब गैंगस्टर को डराने के लिए गोली चलाई थी तो वह रिफ्लेक्ट होकर शायद मूर्ति पर लग गई होगी। जॉन का चेहरा सख्त हो जाता है और वह गुस्से में जोंग पर बरस पड़ता है। कुछ देर बाद वह दोनों एनएसआई डायरेक्टर के पास जाते हैं, जो उन पर बुरी तरह चिल्लाता है और जॉन को आर्डर देता है कि जोंग को फौरन नौकरी से निकाल दो। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, सर जोंग हमारा बेस्ट एजेंट है, उसे ऐसे नहीं निकाला जा सकता। डायरेक्टर भड़क जाता है और कहता है, अगर इतना ही शानदार है तो एक नामुमकिन मिशन पूरा करके। यहीं से शुरू होती है कहानी का नया ट्विस्ट। डायरेक्टर बताता है एक स्कूल के बारे में, ओरिएंटल कन्वेंट। यह स्कूल 50 साल पहले एक आदमी ने शुरू किया था जिसका नाम था ओरिएंटल। दिखने में शरीफ पर अंदर से बेहद चालाक और बेईमान। उस वक्त का राजा उस पर बहुत भरोसा करता था और जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसने अरबों रुपए का सोना ओरिएंटल को सौंप दिया ताकि वह उस सोने से गरीबों की मदद कर सके। लेकिन ओरिएंटल ने वह सारा सोना खुद रख लिया। जब लोगों को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने राजा के महल पर हमला कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ओरिएंटल वो सारा सोना कहीं छुपा चुका था। जॉन बताता है कि एजेंसी को शक है वह सोना आज भी उसी स्कूल में छिपा हुआ है। फिर वह कहता है, जयोंग अब तुम्हें स्कूल में एक स्टूडेंट बनकर जाना होगा और उस सोने को ढूंढना होगा। जोंग हैरान होकर कहता है, मैं स्टूडेंट जैसा दिखता भी नहीं। जॉन मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं जोंग, तुम अब भी काफी यंग लगते हो और यह मिशन सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अपनी नौकरी से बेहद प्यार करने वाला जोंग आखिरकार इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और यहीं से शुरू होता है उसका सबसे अजीब, खतरनाक और इंटरेस्टिंग मिशन। दूसरी तरफ सीन कट होता है सुआ पर, एक चुलबुली लेकिन थोड़ी लापरवाह लड़की जो अपने प्रिंसिपल की बर्थडे पार्टी में आई होती है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सुआ इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि कंट्रोल ही नहीं रहता। नशे में वह प्रिंसिपल से उलझ जाती है और मजाक में उसके बाल खींच लेती है। तभी सबके सामने उसका विग निकल जाता है और वहां मौजूद सबको पता चलता है कि उनका प्रिंसिपल तो पूरी तरह गंजा है। माहौल एकदम शॉकिंग हो जाता है और सुआ टल्ली हालत में वहां से निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सुआ की मां के रेस्टोरेंट पर, जहां पहले से जोंग और उसकी टीम बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और सुआ की मॉम से बदतमीजी करने लगते हैं। सुआ बीच में आती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो लोग उसे ही परेशान करने लगते हैं। और फिर जयंग का धांसू एंट्री मोमेंट आता है। वो चुपचाप उठता है और पलक झपकते ही उन सबकी धुलाई कर देता है। उसके मूव्स, उसकी ताकत सब देखकर सुआ दंग रह जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो जोंग से पूरी तरह इंप्रेस हो चुकी है। फाइट खत्म होते ही जोंग बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जोंग के पास्ट में दरअसल जोंग एक अनाथ लड़का था। बचपन में स्कूल के बच्चे उसे खूब बुली किया करते थे क्योंकि उसके पास कोई परिवार नहीं था। उसके पिता भी एक एनएसआई एजेंट थे जो एक मिशन पर गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद जॉन, जो जोंग के पिता के साथ काम किया करता था, उसने जोंग को अडॉप्ट कर लिया और अपने बेटे की तरह पाला। उसी की देखरेख में जंग बड़ा हुआ और एक दिन खुद एनएसआई एजेंट बन गया। अब अगले दिन जंग के नए मिशन की तैयारी शुरू होती है। टीम उसके लिए फेक आइडेंटिटी, रिपोर्ट कार्ड और स्कूल एडमिशन की पूरी फाइल तैयार करती है। जंग के लिए यह सब बेहद अजीब था क्योंकि वह अपनी स्कूल लाइफ से नफरत करता था, लेकिन मिशन ड्यूटी है तो मना कैसे करता। इसलिए अगले ही दिन वह स्कूल पहुंचता है और वही पहले दिन ही उसकी मुलाकात होती है सुआ से। सुआ उसे पहचान लेती है और तुरंत डांटना शुरू करती है, इतनी कम उम्र में शराब पीते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रोकते नहीं। जोंग बस मुस्कुराता है, माफी मांगता है और अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। जैसे ही वह क्लास में एंटर करता है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। लड़कियां उसकी पर्सनालिटी देखकर दंग रह जाती है और सब उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जोंग किसी को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। तभी हमें पता चलता है कि जॉन की बेटी येना भी उसी क्लास में पढ़ती है। क्लास के बाद येना जोंग को छत पर बुलाती है और कहती है, प्लीज मेरी शिकायत डैड से मत करना। जोंग मुस्कुराकर वादा करता है
और वापस अपनी क्लास में लौट जाता है। स्कूल की छुट्टी होते ही जोंग बाहर निकलता है और तभी उसकी नजर एक पुरानी बंद बिल्डिंग पर पड़ती है, जिसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, यहाँ आना मना है। जोंग को कुछ अजीब महसूस होता है और वह उस बिल्डिंग के पास जाता है। दरवाजा पर ताला लगा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर बिजली के मीटर पर जाती है और वह शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वह मीटर अभी भी चल रहा होता है। तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो एक लड़के ली को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का हंगिल जोंग को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे भी बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग बिना किए उन्हें इग्नोर कर देता है और क्लास में लौट जाता है। बाद में वो ली से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है, जिस पर ली बताता है कि वह स्टेट बिल्डिंग है। जोंग उसकी बातों को बकवास समझकर छोड़ देता है। रात को घर पहुंचकर जोंग वह पूरी बात अपने बॉस जॉन को बताता है और कहता है, मुझे लगता है उस बिल्डिंग में कुछ तो गड़बड़ है। मैं आज रात वहीं जाकर तलाशी लूंगा। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का एक नया रहस्यमय मोड़। रात के सन्नाटे में मास्क पहने जोंग धीरे धीरे उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचता है। वह सावधानी से दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। जोंग पलटता है तो सामने सुआ खड़ी होती है, हाथ में बंदूक लिए। वह सख्त लहजे में कहती है, मास्क उतारो। लेकिन जोंग को जैसे ही मौका मिलता है, वह एक झटके में सुआ को हल्का सा धक्का देकर वहां से भाग निकलता है। सुआ कुछ समझ पाती उससे पहले ही जंग अंधेरे में गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ सीन कट होता है स्कूल की अध्यक्ष म्योंगज जूपर, जो एक आदमी के फ्यूनल में शामिल होती है। उसकी बातों से साफ झलकता है कि उस आदमी की मौत के पीछे उसी का हाथ है। अगले दिन स्कूल का माहौल तनाव भरा होता है। प्रिंसिपल सुआ पर बरस पड़ते हैं, क्योंकि वह पिछली रात उस नकाबपोश आदमी को पकड़ नहीं पाई थी। गुस्से में उसे सजा दी जाती है, ढेर सारी फाइलें चेक करने की। सुआ थक चुकी है, लेकिन करती है क्योंकि यही उसका फर्ज है। इसी बीच जोंग अब भी उस रहस्यमयी बिल्डिंग पर नजर रख रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है म्योंग जू का असिस्टेंट उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। जोंग उसका पीछा करने लगता है, पर तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर रास्ता रोक देता है और सख्त लहजे में कहता है, यहाँ आना मना है, वापस जाओ। जोंग पीछे हटता तो है, लेकिन तभी उसकी नजर पास की डस्टबिन पर पड़ती है, जहां से कोई अजीब सी आवाज आ रही होती है। वह झुककर ढक्कन खोलता है और अंदर देखता है कि ली को किसी ने वहां पैक कर रखा है। जोंग उसे बाहर निकालता है, हैरान होकर पूछता है, क्यों भाई, तुम इनसे इतना डरते क्यों हो? ली धीरे से कहता है, क्योंकि मेरे पापा नहीं है और सब इसी बात का फायदा उठाते हैं। तभी वहां सुआ पहुंचती है और ली की हालत देखकर सवाल करती है। रहा था। सुआ थोड़ा शक करती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। फिर वह जोंग को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछती है, तुम ली को तंग तो नहीं कर रहे थे? जोंग मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, वह तो मेरा अच्छा दोस्त है। सुआ कुछ पल उसे घूरती है और फिर जाने देती है। जोंग वहां से निकलकर ली के साथ बैठकर लंच करने लगता है। लंच के दौरान जोंग ली से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। ली धीरे धीरे उसकी डरावनी कहानी बताने लगता है। वह कहता है, कई साल पहले वहां एक डांस क्लास हुआ करती थी जहां एक लड़की थी अरोहाई। उसका सपना था दुनिया की सबसे बेस्ट डांसर बनना, लेकिन उसकी क्लासमेट्स उसे बहुत तंग करती थी। एक दिन उन्हें परेशान करते हुए उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैर कट गए और जब उसका डांस करने का सपना टूट गया, उसने उसी बिल्डिंग में अपनी जान दे दी। ली की आवाज कांपने लगती है। फिर पकड़े जाने के डर से उसकी क्लासमेट्स ने उसकी लाश वही के बेसमेंट में दफना दी। उसके बाद से सबको वहां उसकी आत्मा दिखाई देने लगी और तभी से वह जगह टेढ़ कहलाने लगी। जोंग को यह सब सुनकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वह कहता है, यह सब फालतू की बातें हैं। ली कुछ नहीं कहता, बस अपना फोन निकालकर एक वीडियो दिखाता है, जिसमें वह खुद उस बिल्डिंग के अंदर गया था और उसी वीडियो में दिखता है एक बिना पैरों वाली लड़की जो उसके सामने अचानक प्रकट होती है। वह सीन देखकर जोंग भी एक पल के लिए ठिठक जाता है, लेकिन उसका ध्यान वीडियो के एक और हिस्से पर जाता है, जहां उसे एक सीक्रेट डोर दिखता है जिस पर भारी ताला लगा हुआ है। वह तुरंत डिसाइड करता है कि आज रात वह फिर से उस बिल्डिंग में जाएगा और उस दरवाजे का राज पता लगाएगा। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। वहां आता है हंगेल और हमेशा की तरह ली को तंग करने लगता है। इस बार तो हद ही कर देता है। वह ली के खाने में थूक देता है और उसे जबरदस्ती वह खाना खाने के लिए कहता है। ली बेबस होकर खाना उठाता है, लेकिन तभी जोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। सबके सामने जोंग गुस्से में हंगेल की जबरदस्त पिटाई कर देता है। पूरा स्कूल चौंक जाता है, लेकिन बाकी बच्चे खुश होते हैं क्योंकि हंगेल हमेशा उन्हें परेशान करता था। पर तभी वहां सुआ आ जाती है और सबके सामने जोंग को पकड़ लेती है। वह गुस्से में कहती है, तुम सारी हदें पार कर रहे हो। पहले शराब पीना, अब बच्चों को मारना। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जोंग कुछ पल चुप रहता है, फिर शांत लहजे में अपनी साइड की पूरी कहानी बताता है और बिना कुछ और बोले वहां से चला जाता है। उसे पता नहीं था, आज रात जब वह उस स्टेट बिल्डिंग में दोबारा कदम रखेगा तो उसे सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि मौत के साए का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हंगेल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ली के घर पहुंच जाता है। वहां वह उसकी दादी से स्कॉलरशिप के बहाने उसका पासपोर्ट ले लेता है और अब हमें आगे पता चलेगा कि वह इस पासपोर्ट का क्या करने वाला है।
रात होते ही जोंग फिर से उस रहस्यमयी बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन तभी ली वहां आ जाता है और जिद करने लगता है कि वह भी उसके साथ अंदर जाएगा। मजबूरी में जोंग उसे साथ ले लेता है। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो हथौड़े से कुछ काम कर रहा होता है। जैसे ही वह जंग को देखता है वो घबराकर उस पर हथौड़ा फेंकता है और भाग जाता है। जोंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी काफी दूर निकल चुका था। इसके बाद जोंग उस सीक्रेट डोर के पास आता है और अपने टूल्स की मदद से लॉक खोल लेता है। दरवाजा खुलते ही जो नजारा सामने आता है उसे देखकर जोंग पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। कमरे में हर जगह ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं जिनमें गोल्ड से जुड़ी डिटेल्स लिखी होती है। तब जोंग को समझ आता है कि स्कूल की अध्यक्ष मियांग जू खुद उस गोल्ड को ढूंढ रही है और उसे भी नहीं पता कि वह कहाँ छिपा हुआ है। जोंग सारे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें खींचता है और अपनी सीनियर टीम को रिपोर्ट करने के बाद वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नजर अचानक एक असली स्केलेटन पर पड़ती है। कैमरे के जरिए मियोंगजू यह सब लाइव देख रही होती है। स्केलेटन देखकर ली डर के मारे कांप उठता है और पुलिस को बुलाने की बात करता है। लेकिन जोंग उसे झूठ बोल देता है कि यह तो नकली है। तभी मियोंगजू अपने असिस्टेंट को वहां भेजती है जो पूछता है कि आखिर वो लोग वहां कर क्या रहे हैं। जोंग तुरंत झूठ कर देता है कि वह तो बस उस घोस्ट वाली स्टोरी को एक्सप्लोर करने आए थे। वह माफी मांगकर वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर जोंग अपनी टीम को वह सारी फोटो और फाइलें दिखाता है और बताता है कि वह स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि ओरिएंटल का है। अब जोंग उन्हें समझाता है कि शायद ओरिएंटल ने इस भूत की कहानी को हमारे लिए एक पहेली की तरह छोड़ दिया है और अगर हम उसे सॉल्व कर पाए तो शायद उस गोल तक पहुंच सकते हैं। अगले दिन जोंग वॉचमैन के पास जाकर पूछता है कि क्या रात में वही उन पर हमला कर रहा था। वॉचमैन पहले तो मना करता है लेकिन फिर सच बता देता है कि उसकी बिल्ली एक दिन उस बिल्डिंग में चली गई थी और जब वह उसे ढूंढने अंदर गया तो उसने वह स्केलेटन देखा और डर के मारे भाग गया। वही वीडियो ली ने रिकॉर्ड किया था। दूसरी तरफ ली को पता चल जाता है कि हंगो ने उसकी दादी को झूठ बोलकर पासपोर्ट लिया था तो वह किसी तरह पासपोर्ट उससे वापस ले आता है। लेकिन उसी शाम पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसकी दादी को अरेस्ट कर लेती है। असल में हंगेल उस पासपोर्ट का इस्तेमाल करके एक इलीगल वेबसाइट चला रहा था और अब ली की दादी उसमें फंस चुकी होती है। जब यह बात सुआ को पता चलती है तो वह तुरंत समझ जाती है कि यह सारा खेल हंगेल का है और उसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर देती है। अगले दिन मीटिंग बुलाई जाती है और जैसे ही हंगेल को इसका पता चलता है वह ली को धमकाता है कि अगर उसने उसके खिलाफ कुछ भी कहा तो उसकी दादी हमेशा के लिए जेल में सड़ती रहेगी। मीटिंग में मियोंग जूली से पूछती है कि क्या हंगेल उसे परेशान करता है, लेकिन डर के मारे ली सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और उल्टा कह देता है कि उसे तो जोंग परेशान करता है, जबकि वह ऐसा कहना नहीं चाहता था लेकिन डर की वजह से चुप रह जाता है और इस तरह होंगे एक बार फिर सजा से बच निकलता है। रात में जोंग ली से मिलता है और सीधे पूछता है क्या होंगंगिल ने तुम्हें झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था, जिस पर ली उदास होकर कहता है हाँ, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। तो एक लूजर हूं जोंग, मुझे अपनी दादी की फिक्र थी इसलिए मुझे झूठ झूठ बोलना पड़ा। अगली ही सुबह स्कूल में जोंग पर बच्चों को बुली और मारपीट करने के आरोप लगते हैं और उसे सस्पेंड करने का ऑर्डर निकल जाता है। अपनी सफाई पेश करने के लिए उसे मीटिंग में बुलाया जाता है। लेकिन जोंग के पास अब एक ही रास्ता बचता है, अपनी टीम की मदद लेना। टीम की मदद से वह उस लोकेशन को ट्रैक कर लेता है जहां से हंगेल और उसका दोस्त वह इलीगल वेबसाइट चला रहे होते हैं। जोंग वहां पहुंचकर उन्हें रोकता है और कहता है अब बस बहुत हुआ, मेरे साथ चलो। लेकिन हंगेल का दोस्त उसे बच्चा समझकर मजाक उड़ाने लगता है और अपने आदमियों को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। पर जोंग कोई आम लड़का नहीं था, वह एक ट्रेंड फाइटर था। वह एक ही पंच में वहां के सबसे ताकतवर आदमी को गिरा देता है। उसकी ताकत देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं और वहां मौजूद सारे गुंडे जान बचाकर भाग जाते हैं। हंगेल का दोस्त भी डर के मारे कांप उठता है। जोंग उसे बेहोश करके अपने साथ स्कूल ले आता है और मीटिंग में सबके सामने पेश करता है। फिर वह पूरी सच्चाई खोल देता है कि कैसे हंगेल ने ली को ब्लैकमेल किया, उसकी दादी को फंसाया और खुद उस इलीगल वेबसाइट के पीछे था। मियोंग जू सब सुनकर ली से पूछती है क्या जोंग सच बोल रहा है। इस बार ली डरता नहीं, आंखों में आंसू लिए वह कहता है हाँ, जोंग सच बोल रहा है, मुझे हमेशा हंगेल ही परेशान करता था। यह सुनकर मोंगज जू तुरंत डिसाइड करती है कि हंगेल को स्कूल से सस्पेंड किया जाएगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अगले दिन जोंग दूसरी टेड स्टोरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और ली से पूछता है। ली बताता है 3 साल पहले यहाँ एक क्लास में 2 टॉपर लड़कियां थी। दोनों एक दूसरे से बेहद जलती थी। मैन एग्जाम में टॉप करने की दीवानगी में एक लड़की ने दूसरी को छत से धक्का दे दिया और तभी से उस लड़की की आत्मा क्लास की घड़ी में कैद हो गई। इस बीच ली की मदद करते करते जोंग और सुआ काफी क्लोज आ जाते हैं और सुआ को उसके लिए फीलिंग्स आने लगती है। दूसरी तरफ जोंग उस घड़ी के पास पहुंचता है और उसे बिल्डिंग से मिली चाबी से खोलने की कोशिश करता है लेकिन ताला नहीं खुलता। तभी वहां येना आती है और कहती है हमारे स्कूल में ऐसी 2 घड़ियां हैं, एक यह और दूसरी काउंसिल रूम में। जोंग को समझ आ जाता है कि यह चाबी उसी दूसरी घड़ी की है। वह काउंसिल रूम जाने की कोशिश करता है लेकिन वहां हेला उसे रोक लेती है और कहती है इस कमरे में सिर्फ काउंसिल मेंबर्स ही जा सकते हैं, अगर अंदर जाना है तो पहले काउंसिल मेंबर बनो। अब जोंग काउंसिल मेंबर बनने का फैसला करता है और सुआ के पास जाकर पूछता है मुझे क्या करना होगा मेंबर बनने के लिए। सुआ मुस्कुरा कर बताती है एक एग्जाम क्लियर करना होगा। जोंग अब पूरे जोश से एग्जाम की तैयारी में जुट जाता है।
एग्जाम से एक दिन पहले जोंग स्कूल नहीं आता तो सुआ को उसकी बहुत चिंता होती है। वह उसे कॉल करती है तो जोंग बहाना बना देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह एग्जाम नहीं दे पाएगा। सुआ को उसकी बातों में कुछ अजीब लगता है तो वह खुद उसके लिए खाना लेकर उसके घर जाने का फैसला करती है। जब जोंग को यह पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस एड्रेस को उसने अपना घर बताया था वहां तो अभी तक कुछ भी सेट नहीं हुआ था। सुहा को शक ना हो इसलिए वह अपनी टीम को फौरन बुलाकर कहता है, जल्दी करो, सब फर्नीचर अंदर डालो, घर को सेट करो। सब लोग मिलकर रातों रात वह घर सेट कर देते हैं ताकि वह असली लगे। लेकिन जैसे ही वह सब निकलने की तैयारी करते हैं, सुआ पहुंच जाती है और सब लोग किचन के अंदर वाले कबर्ड में छुप जाते हैं। माहौल एकदम टेंस हो जाता है और तभी सुआ उस कबर्ड का दरवाजा खोल देती है। इसी बीच जोंग का पैर फिसल जाता है और वह सीधा सुआ पर गिरता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। माहौल अचानक से एकदम अव्यक्त हो जाता है और दोनों की नजरों का सामना बस कुछ सेकंड के लिए होता है, मगर वह पल जैसे थम जाता है। सुआ जल्दी से उठती है और थोड़ा घबराई आवाज में पूछती है, तुम लोग कबर्ड के अंदर कर क्या रहे थे? तो जोंगंग की टीम फौरन बहाना मार देती है, वो हम जोंग को सरप्राइज देने आए थे। सुआ को बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह ज्यादा कुछ कहे बिना मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। अगले दिन जोंग का एग्जाम होता है। उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की होती तो थोड़ा नर्वस होकर एग्जाम देता है। अब अगले दिन सुआ रिजल्ट्स अनाउंस करती है और शॉकिंगली जोंग 10th पोजीशन पर आ जाता है, जबकि येना फिर से टॉप कर जाती है। जोंग को अपनी पोजीशन से ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि अब वह ऑफिशियली काउंसिल मेंबर बन गया है। उसी दिन वह काउंसिल रूम में जाकर उस मिस्टीरियस क्लॉक को चेक करने लगता है, लेकिन तभी वहां हेला आ जाती है और जोंग को डिनर के लिए इनवाइट करती है। जोंग के पास मना करने का कोई रीजन नहीं होता तो वह मजबूरन उसके साथ चला जाता है। वहां येना भी मौजूद होती है और डिनर के दौरान हेला की बातों से साफ झलकता है कि वह मन ही मन जयंग को पसंद करने लगी है। डिनर के बाद हेला घर जाती है, जहां उसकी मां